आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था वो था कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें 3 तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता था। एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का और इंटरनेशनल ट्रेड का। एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़मींदारी सिस्टम लगा दिया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हैंडीक्राफ्ट का काम था उसको रोका था, और इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई थी, ठीक है, और इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई थी। तो इसके थ्रू हमने सारा काम देख लिया था कि एक्सप्लॉइटेशन किस तरह से हो रहा था। अब आगे का टॉपिक है अपना स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि जो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है उसको फिर से पूरा डिटेल में करेंगे। इसका कोड मैंने बना रखा है A2+, ठीक है। A+ जैसे आता है ना, A+ बोल दें इसको, तो A+ ग्रेड आता है तुम लोगों का क्लास में, तो उस तरह से कोडिंग याद कर लेना। A+, यानी कि A से 2 पॉइंट हैं और आगे P से 1 पॉइंट, L, U और S। A से फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर का सिस्टम कैसा था उस टाइम पर। पहला पॉइंट, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या करते थे जो ब्रिटिशर्स थे, वो कमर्शलाइजेशन कराना चाहते थे अपना क्रॉप्स का। कि वो कहते थे कि जो भी आप यहाँ पर इंडिया में जो भी आप प्रोडक्शन करोगे ना, तो इसको जो भी एग्रीकल्चर का काम होगा तो वहाँ से उसको रॉ मटेरियल बना लेंगे, और रॉ मटेरियल बना के वहाँ पे कहाँ ले जाएंगे, इसको ब्रिटेन में ले जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं, जो मेनली एग्रीकल्चर से जो हमने काम बनाया, एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन होती थी फूड क्रॉप्स की, उसमें क्या हो जाएगी, वो कमी आ जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी हमारे पास, ठीक। और इसकी वजह से खाने की कमी होगी, और खाने की कमी को हम क्या बोलते हैं अपना, वहाँ पे फेमाइंस की सिचुएशन हो जाती है कि खाने की कमी पड़ने लग जाती है। यही पॉइंट है हमारे पास, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ब्रिटिश रूलर्स ने इनिशिएट किया, इनिशिएट मतलब स्टार्ट किया कि कमर्शलाइजेशन होगा एग्रीकल्चर का, जिसमें इन विच दे एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन एग्रीकल्चर इनटू अ रॉ मटेरियल एक्टिविटी, ठीक। इंडियन एग्रीकल्चर का जो भी सिस्टम था उसको रॉ मटेरियल एक्टिविटी में बदल दिया इंग्लैंड के लिए। एज अ रिजल्ट, रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन थी वो कम हुई, और प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, प्रॉपर पॉलिसीज़ ना होने की वजह से कंट्री हैड टू सफ़र फ्रॉम फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ फेमाइंस, यानी कि उसमें जो है कमी पड़ने लग गई खाने की। सेकेंड पॉइंट था हमारे पास, एग्रीकल्चर में जो इफेक्ट आया था वो इस वजह से आया था, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैड ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उससे इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उस पर फ़र्क पड़ा था। उसमें क्या हुआ था, बहुत शॉर्टेज हो गई थी रॉ मटेरियल की फॉर जूट मिल्स। जो जूट चाहता था, जूट का रॉ मटेरियल, जो कलकत्ता में मिल्स थी और टेक्सटाइल मिल्स थी बॉम्बे अहमदाबाद में, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल जाता था, क्योंकि पार्टीशन की वजह से वो एरिया उधर चला गया, तो उस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान। जो ऐसा था, ये पंजाब था और सिंध, ये पहले इंडिया का जैसे पार्ट थे, तो यहाँ पे अब ये किसका पार्ट बन गए, ये पाकिस्तान का पार्ट बन गए, और इंडिया में पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा है ये वाला, ठीक है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे मेन जो प्रोड्यूसिंग एरियाज थे ना, जो एग्रीकल्चर के, ये दोनों रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान। अब ये एरियाज तो पाकिस्तान में चले गए, विच क्रिएटेड फूड क्राइसिस इन द कंट्री। तो इस वजह से खाने की कमी हुई। इंडिया के पास पॉपुलेशन का तो 82% हिस्सा आ गया, लेकिन फूड ग्रेन्स का सिर्फ 65% हिस्सा आया था। ये हमारे पास ये कमी थी एग्रीकल्चर की, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें दिक्कतें आनी शुरू हुई थी, ठीक। फिर हमारे पास है तीसरा पॉइंट कि A से 2 पॉइंट हो गए ना हमारे पास, ये देखो
एग्रीकल्चर, पोस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और ए से एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। फिर पी से पॉइंट आएगा प्लस, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्शन भी कम होती थी। प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्शन होता था वो, वाइल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो मैंने तुम्हें पहले टॉपिक में बताया भी था कि अगर 1 हेक्टेयर के हिसाब से जो मैं प्रोडक्शन निकालता हूँ उसको मैं प्रोडक्टिविटी बोलता हूँ। तो ये दोनों की दोनों एक्सट्रीमली लो थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ब्रिटिश रूलर्स अटेंशन नहीं देते थे कि वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी कि पानी की फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, यानी कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम रहती थी। फिर ये वाला पॉइंट हमारा कवर अप हो चुका है। जो प्लस वाला पॉइंट है एल, लैंड रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश राज, सेम पॉइंट है जो हमने पिछले टॉपिक में किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था यूनिक लैंड सिस्टम, जिसमें ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था, जो मैंने तुम्हें बताया था गवर्नमेंट, ऑनर और टिलर में। ऑनर ज़मींदार और टिलर कौन था? फार्मर। इसको हम ज़मींदारी सिस्टम बोलते थे। वही सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट कर रखा है, ज़मींदार वाला, ज़मींदार और फार्मर बिल्कुल सेम पॉइंट है, रिपीट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट, यू, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी की वजह से, मतलब इसमें जो था अनसर्टिनिटी थी काफ़ी। एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी बिकॉज, क्योंकि इसका डिपेंडेंस किस पे है? एक तरह से रेनफॉल पे है। रेनफॉल अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छी, और रेनफॉल बेकार होगी तो प्रोडक्शन बेकार। तो इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए गए ब्रिटिश रूल में टू डेवलप एग्रीकल्चर, मीन्स कि एग्रीकल्चर में कुछ सुधार आ सके। अगला, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का पहले मतलब समझना। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, कि क्रॉप्स उगाते तो हैं लेकिन टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, कि फैमिली की सिर्फ अपनी नीड्स पूरी हो जाएं, उसके लिए जो काम किया जाता है उस चीज़ को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। देयर इज़ लिटिल सरप्लस लेफ्ट, यानी कि बहुत थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं कि वो मार्केट में बेच सकें। इसकी वजह से बैकवर्डनेस हुई, क्योंकि मार्केट तक जब प्रोडक्ट ही नहीं जा पाया तो उसकी वजह से हम अपने घर में यूज़ करते रहे उसको, तो इसकी वजह से बैकवर्डनेस हुई और पॉवर्टी जो थी वो डोमिनेट करती गई अपनी। पॉवर्टी मतलब गरीबी होती गई उसकी, क्योंकि कुछ इकट्ठा तो होता नहीं था पैसा। ठीक, फिर अगला पॉइंट है हमारे पास स्टेट ऑफ इंडस्ट्री। पढ़ा था ना, जब एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन, तो ये इंडस्ट्री की क्या स्टेट थी? इसका कोड CID। डी से 4 पॉइंट आएंगे, 4। ठीक, सी, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। मशीन मेड प्रोडक्ट का मतलब कि जो मशीन से प्रोडक्ट बनते हैं, और कुछ प्रोडक्ट हाथ पे बनते थे। तो मशीन मेड प्रोडक्ट जो आते थे ब्रिटेन से, वो उनकी कॉस्ट बहुत कम होती थी, लो कॉस्ट होते थे, और उसकी वजह से टफ कंपटीशन मिलता था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को इंडिया में। कंपटीशन फोर्स द इंडियन क्राफ्ट्समैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेस, क्योंकि जब ब्रिटेन से चीज़ सस्ती आने लगी तो लोगों ने क्या किया, ये देखो, जब ब्रिटेन में मशीन मेड प्रोडक्ट थे और इंडिया में हैंडमेड प्रोडक्ट थे, ये चीप रेट थे, कम सस्ते थे, और ये इनका रेट ज़्यादा था। तो अब बताओ लोग कौन सा ख़रीदना पसंद करेंगे? ये वाला। तो इसकी वजह से ये इंडस्ट्री ख़त्म होती गई। तो इसमें क्या हुआ, शट डाउन हुआ काफ़ी, कि लोगों को अपने बिजनेसेस बंद करने पड़े, शट डाउन करने पड़े। ठीक, सी से कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। फिर सेकंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब रेलवेज भी आई उस टाइम पे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, जैसी रेलवेज आई, साइज ऑफ द मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही अपने प्रोडक्ट्स क्या किए, रेलवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने लगे। वाइल साइज ऑफ इंडियन मार्केट इज श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब कम हो रहा था बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें एक तो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो था वो लो था, और ये कहीं से कहीं तक पहुंचाए भी जा सकते थे थ्रू रेलवेज। यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल थी, यहाँ पे रेलवेज की भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उस वजह से इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ा इंडिया में। थर्ड पॉइंट, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंस मतलब राजा महाराजा जो होते थे। ब्रिटिश रूल से पहले नवाब, राजा, प्रिंसेस, एम्परर्स रूल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो उसमें उनका
राज चलता था, शासन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। दे यूज्ड हैंडीक्राफ्ट, तो वो हैंडीक्राफ्ट यूज़ करते थे, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इंटरनेशनल रेपुटेशन थी कि मतलब बाहर तक वो प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे इंडिया के। द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड्स द प्रिंसली कोर्ट, अब जैसे प्रिंसली रूल था और जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स के आने से ये ख़त्म हुई रूलिंग, अब ब्रिटिशर्स रूल चल रहा है, मतलब उस टाइम पे जब चल रहा था ब्रिटिशर्स रूल, तो ये ख़त्म हुआ, तो इसकी वजह से क्या काम ख़त्म हो गया हमारा, हैंडीक्राफ्ट्स का काम भी ख़त्म हो गया इंडस्ट्री, तो अब ब्रिटिशर्स रूल चलता था। द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिशर रूल्स एंड्स द प्रिंसली कोर्ट्स, एज अ रिजल्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट लूजेज देयर मार्केट, और इसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट ने अपनी मार्केट लूज कर दी, ठीक। फिर फोर्थ पॉइंट, डी से चल रहे हैं सारे पॉइंट, देख लिए। पहला सी से कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, आई से इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, डी से डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, फिर डी से डिमांड, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड चेंज होने लगी थी। इंडियन इंडस्ट्री टेंड्स टू पेरिश ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, तो यानी कि वो ख़त्म सी होने लगी थी इंडियन इंडस्ट्री। द पीपल ऑफ इंडिया कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल, यानी कि वो लोग वेस्टर्न में जैसे सिस्टम चलते थे वो अडॉप्ट करने लगे थे इंडियंस। दिस चेंजिंग डिमांड पैटर्न अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट्स एंड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। उसके बाद अगला डी से डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट, ब्रिटिश रूल इंडिया में था, वो डिस्ट्रॉय करता था इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडिया में। द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि उसको रॉ मटेरियल की तरह बना दिया इंडिया के जितने प्रोडक्ट थे, एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो पॉइंट हमने पहले कवर अप किया था बिल्कुल सेम पॉइंट है कि इंडिया से जो भी प्रोडक्शन होगा वो रॉ मटेरियल की तरह बाहर चला जाएगा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जो भी प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में बिकेगा। इट अलाउड टैक्स फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर भेजो वो भी बिना टैक्स के, और टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, और बाहर से जो गुड्स आएंगे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, वो भी मतलब फ्री ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी होगा। उसी तरह हैवी ड्यूटी हमने लगाई एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे, यानी कि बाहर से जब इंडिया का हैंडीक्राफ्ट रेडीमेड प्रोडक्ट जब बाहर जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा। एज अ रिजल्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट लूजेज देयर मार्केट, तो इसकी सबका इफेक्ट क्या निकल के आया कि इंडियन इंडस्ट्री खत्म होगी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है फ़र्क रखना, कि अपने अकॉर्डिंग तो अपने इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये सारा काम किया, तो हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फ़र्क रखा गया, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट। अगला पॉइंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहला मोटिव, प्राइम मतलब प्राइमरी, पहला मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज डन, क्यों किया गया था कि रॉ मटेरियल इंडिया से जाए सस्ते रेट पे, एंड डज टू रिड्यूस शेयर ऑफ इंडियन मार्केट, इंडिया का शेयर उसमें कम होता रहे, एंड कन्वर्ट इंडिया इनटू अ मेयर एक्सपोर्टर, सिर्फ मेयर का मतलब सिर्फ एक्सपोर्टर बना देंगे रॉ मटेरियल का टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। फिर वहाँ पे जाके जैसे वही सेम सिस्टम है, जो बात रिपीट हो रही है फिर से, ठीक है। ये इंडिया से जो भी गुड्स जाएंगे वो रॉ मटेरियल की तरह जाएंगे, फिर यहाँ पर काम होगा रॉ मटेरियल से हम क्या बनाएंगे, फिनिश्ड गुड्स, यानी कि तैयार प्रोडक्ट बनाएंगे, फिनिश्ड गुड्स, और ये फिनिश्ड गुड्स कहाँ पे बेचे जाएंगे, फिर से इंडिया में बेचे जाएंगे, टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडिया एट हायर प्राइजेस। तो यहाँ से सारा सिस्टम हमने डी इंडस्ट्रियलाइज किया। एक होता है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री को ख़त्म करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉइंट्स आई थिंक सारे कवर अप हो गए। कोड CID, competition from machine made product, introduction of railways, disappearance of princely courts, demand, discriminatory tariff policy और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर अगले टॉपिक में स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड करेंगे अपना नेक्स्ट। बस चैप्टर में अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा, वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही है, बाकी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।